हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में। मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस विचार से। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स आर स्वीट्स। यानी जो शिक्षा है उसकी जड़ें बड़ी कड़वी होती हैं लेकिन उनके फल बहुत ही मीठे होते हैं, और ये कहा था एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थी स्वाध्याय द्वारा सीखते हैं? तो इसमें है वाचन विधि, व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड, स्व अध्ययन यानी खुद पढ़ते हैं, या प्रदर्शन विधि तो यानी सेल्फ स्टडी जो आपको दिख रहा है, स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी, और स्वाध्याय का मतलब भी सेल्फ स्टडी होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति यानी ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है वो किससे रिलेटेड है? डिसिप्लिन, शिक्षण उद्देश्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो ये रहे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी शिक्षण उद्देश्य। और तीसरा है परीक्षा प्रणाली यानी एग्जामिनेशन सिस्टम, या फिर टीचर ट्रेनिंग। तो ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी वो दी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित थी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए जो कि थे आपके रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज। यानी पहले हम किसी चीज़ को याद करते हैं यानी रिमेंबर करते हैं। क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं। फिर उसके बाद उसको याद करने के बाद जो दूसरी अवस्था आती है हम उसको समझते हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है अप्लाई करने की, यानी समझ करके हम किसी दूसरी स्टेज में उसको अप्लाई यानी यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको एनालाइज करते हैं, यानी उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं। उसके बाद हम करते हैं इवेल्युएट। क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक अवस्था आती है क्रिएट, यानी हम जितना भी हमें ज्ञान मिला है उसको हम उपयोग करके कोई नई चीज़ अगर बना देते हैं तो ये अवस्था सबसे हाईएस्ट जो स्टेज होती है वो होती है क्रिएट की। तो ये चलती है रिमेंबर से। तो ये आपके क्या हैं? ब्लूम की टैक्सोनॉमी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये है शिक्षण उद्देश्य। अगला है, कौन सी विधि विद्यार्थियों की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, बढ़ाती है। प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रकल्प विधि को हम क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्ट। व्याख्यान आपकी क्या है? लेक्चर, यानी लेक्चर मेथड है। और वाचन ये आपकी हो गई रीडिंग, और रटना यानी याद करना किसी चीज़ को। तो ये आपका कौन सी विधि होगी जो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करेगी? ये है आपकी प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रकल्प विधि, या परियोजना विधि भी हम इसे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परियोजना विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चले, समूह कार्य यानी जो ग्रुप टास्क आपको दिए जाते हैं उसका लाभ क्या होता है? तो उसका है समय की बचत होती है, या अनुशासन है, डिसिप्लिन है, सहकारिता यानी कोऑपरेशन, या फिर परीक्षा की तैयारी या एग्ज़ाम की हम तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो समूह कार्य से हमें क्या होता है? कोऑपरेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ कोई काम करेंगे तो उनमें सहयोग होगा, आपसी कोऑपरेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण की कौन सी विधि, कौन सा टीचिंग मेथड श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल, क्या है? ऑडियो विजुअल दोनों इंद्रियों को यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सक्रिय करती है। वाचन तो आपकी रीडिंग है, तो रीडिंग में हम केवल क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। व्याख्यान आपका देखा कि लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर मेथड। प्रदर्शन का मतलब है डेमो, कोई चीज़ का हम डेमो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं किसी से। तो इसमें देखेंगे कि जो ऑडियो विजुअल इनमें से है आपकी डेमो, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन यानी डेमोस्ट्रेशन विधि। अगला है शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस में फीडबैक किसका अंग है? यह है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, या अनुशासन या आपका डिसिप्लिन, या प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट, पाठ्यपुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। तो इसमें से जो शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग में ये किसका अंग है? तो ये है अंग आपका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का। अब नेक्स्ट पे चलें, छात्रों की विविध क्षमताओं यानी अगर उनकी अलग अलग कैपेसिटी हैं तो उनके अलावा जो उनके अनुसार टीचिंग करना
क्या कहलाता है? सामान्य जनरल टीचिंग, भेदकारी यानी डिफरेंशिएट, हम क्या कर रहे हैं इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिव टीचिंग या पारंपरिक यानी जो हम पहले से करते आ रहे हैं पुरानी तरीके से, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये हुआ अगर हम अलग अलग क्षमताएं हैं बच्चों की तो उनकी सीखने की जो गति भी अलग अलग होगी। तो अगर उनमें हम क्या करेंगे डिफरेंट कर देंगे, अलग अलग उनके समूह बना दें, अलग अलग ग्रुप बना दें, तो हम इसको कहेंगे डिफरेंशिएटिव यानी भेदकारी, विभेदकारी शिक्षण भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें हम उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको ग्रुप में बांट लेते हैं, फिर उनको अलग अलग करके पढ़ाते हैं। अगला है किस विधि में जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, एक मेंटोर की तरह करता है? लेक्चर मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड में, या तो ये हो गया आपका लेक्चर। वाचन यानी रीडिंग, आपने देखा कि रीडिंग मेथड है, और ड्रिल कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो इसमें ये आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में बच्चे जो होते हैं वो खुद जाकर के डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, सर्वे करते हैं। तो प्रोजेक्ट में केवल टीचर बताता है यानी मार्गदर्शक के रूप में रहता है। अगला है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, उसमें प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? परिणाम निकालना, समस्या की पहचान, समाधान लागू करना। तो सबसे पहले जब समस्या समाधान है तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक क्या होनी चाहिए? समस्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका समस्या समाधान। फिर उसके बाद समस्या का हम विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, फिर उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे उसका, और क्या करेंगे? समाधान को लागू करेंगे। जो हमें समाधान हमें लग रहे हैं विकल्प, उनमें से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद परिणाम निकालेंगे, क्या परिणाम रहा, और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे लास्ट में कि हाँ हमने समस्या का समाधान कैसे किया, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये रहेगा सबसे पहला स्टेप आपका समस्या की पहचान करना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। अगला है मूक चित्र यानी साइलेंट, जो कोई पिक्चर है वो किस प्रकार का टीचिंग एड है? श्रव्य यानी क्या है? ऑडियो है, दृश्य यानी विजुअल है कोई, या दोनों है, बोथ, इन दोनों में से, या फिर ओरल खाली बोल के समझाया जा रहा है। तो साइलेंट कोई पिक्चर है तो इसका मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है कि वो एक विजुअल एड है जो हमें दिखाई दे रहा है। अगला है वर्कशीट का उपयोग किस उद्देश्य यानी उसका क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? एग्जाम के लिए, अभ्यास के लिए, डिसिप्लिन के लिए, या समय प्रबंधन। तो वर्कशीट को हम क्या करते हैं? समय समय पर बच्चों के प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन यानी क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला है माइक्रो टीचिंग में एक समय में कितने कौशल यानी कितने स्किल जो होते हैं सिखाए जाते हैं? तो माइक्रो टीचिंग में हम जो टीचर्स को एक टाइम में एक स्किल पर काम किया जाता है, फिर जब वो स्किल हो जाती है तो उसके बाद हम अगली स्किल पर काम करते हैं, तो यानी एक टाइम पे एक स्किल। अगला है ड्रिल कार्य यानी जो ड्रिल प्रैक्टिस होती है वो किस प्रकार की लर्निंग मटेरियल है? किस प्रकार का लर्निंग मटेरियल होगा? तो कौशल आधारित है, या सिद्धांतिक है, कॉन्सेप्चुअल है यानी, ठीक है, यानी खाली कॉन्सेप्ट पर आधारित है, या कौशल यानी स्किल बेस्ड है, रचनात्मक यानी क्रिएटिव है, या भावनात्मक यानी इमोशनल। तो ड्रिल जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस करके हमें क्या होता है? कोई ना कोई स्किल जो है हमारी मजबूत हो जाती है, तो ये कौशल यानी स्किल बेस्ड लर्निंग मटेरियल होगा। अगला है शिक्षण विधि यानी जो टीचिंग मेथड है उसका जो सिलेक्शन है वो किस पर निर्भर करता है, यानी किस पर डिपेंड करता है? जो अध्यापक की आयु यानी कितनी उसकी एज है, टाइमिंग क्या है स्कूल की, या विषय वस्तु की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कंटेंट पर निर्भर करता है, या छात्रों की संख्या या कितने छात्र हैं स्कूल में या क्लास में। तो ये निर्भर करता है नेचर ऑफ द कंटेंट। जैसा कंटेंट होगा वैसा आप क्या करेंगे? शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर जो मेथड है जिसमें हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं वो आंसर देते हैं, ये किसके लिए, किस क्लास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी छोटे बच्चों के लिए, या बड़ी कक्षाओं के लिए, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, या फिर अनुशासनहीन बच्चों के लिए यानी जो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं रहती क्योंकि उनके लिए एक्टिविटी या गेम बेस्ड लर्निंग सही होती है।
तो ये रहेगी हमारी हायर कक्षाओं के लिए यानी हायर क्लासेस के लिए जो है प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड सही रहेगा। अगला है किसी विषय की मुख्य बिंदुओं को चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना। किस प्रकार की विधि है? तो क्या ये विजुअल है, श्रव्य यानी क्या ये ऑडियो है, या फिर मौखिक है खाली ओरली हम बता रहे हैं, या फिर क्या है रिटन मेथड है? तो हम देखेंगे चार्ट है तो ऑब्वियसली क्या है कि विजुअल एड है, यानी हमें दिखा रहे हैं हम बच्चों को केवल। अगला है सहपाठी शिक्षण यानी क्लासमेट टीचिंग जो है वो, उसमें क्या होता है? इसमें क्या शिक्षक सबको पढ़ाता है, या बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, गार्जियन पढ़ाते हैं, या कोई गेस्ट टीचर आकर के पढ़ाता है? तो इसमें सहपाठी शिक्षण में सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो क्लासमेट हैं यानी जो उसी क्लास में या दूसरी किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वो पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है इसमें बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या फिर अपने साथ के विद्यार्थी भी उनको पढ़ा सकते हैं। अगला है टीम टीचिंग का अर्थ क्या है? यानी टीम का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रुप में होते हैं कई टीचर, तो एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, इसमें कई शिक्षक इसमें पढ़ाएंगे, या छात्र समूह में, या प्रधानाचार्य। तो इसमें है आपका जो एक टीम टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो मिल करके पढ़ाते हैं। ठीक है। अगला है कक्षा में प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंट। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट मेथड कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या समय की बचत होगी? तो एक्सपेरिमेंट में तो समय लगता है तो बचत नहीं हो सकती। या फिर कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत जो है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा उसका बच्चे का। या अनुशासन यानी क्या वो डिसिप्लिन में रहेगा, या टेक्स्ट बुक पर वो निर्भर रहेगा। तो हम देखेंगे कि इससे क्या होता है, जब हम कोई भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों को अच्छा समझ में आता है, यानी उनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो सिद्धांत स्पष्ट होना इसका मुख्य लाभ हो जाएगा। अब है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को अपने अपने रोल दे देते हैं। मान लीजिए कोई सोलर सिस्टम आपने पढ़ाना है एक टॉपिक, तो आपने क्या करा, एक बच्चे को सन बना दिया, किसी को अर्थ, किसी को मून, या किसी को कोई और प्लेनेट। तो ये रहेगा आपका रोल प्ले मेथड, यानी बच्चों को कुछ रोल दे दिए। तो उससे क्या विकसित होता है, स्मरण शक्ति यानी उनकी जो मेमोरी है, क्या मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, या सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। या सोशल स्किल बढ़ सकती है, या फिर डिसिप्लिन, या फिर गणना यानी कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ फ़ायदा होगा उनको। तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे कि मेमोरी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी, सोशल स्किल, या डिसिप्लिन। ठीक है, या फिर गणन कौशल, कैलकुलेशन। तो हम देखेंगे कि जब हम कोई रोल प्ले एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों में कुछ क्रिएटिविटी होती है, वो नया सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में कुछ सहयोग करते हैं, तो उनकी सोशल स्किल भी डेवलप होती है। तो सही ऑप्शन होगा सृजनात्मकता एवं सामाजिक कौशल। अगला है फील्ड ट्रिप, यानी जो टूर वगैरह जाते हैं, बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं कहीं घुमाने के लिए स्टूडेंट्स को, और वहाँ कोई विजिट कराते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन, या अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस, क्या मिल रहा है उनको, कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है लर्निंग में, या फिर कोई कंपटीशन है, या डिसिप्लिन। तो हम देखेंगे कि जब बाहर जाते हैं किसी टूर में तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, उनको नया अनुभव होता है। तो ये होगा अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंस्ड लर्निंग। अगला है कंप्यूटर आधारित शिक्षण किस श्रेणी में आता है? तो क्या ये पारंपरिक है यानी पहले से चला आ रहा पुराना, या आधुनिक है, या मौखिक यानी ओरल है, या रटने वाला, कंठस्थ मतलब कोई रटने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को रट रहे हैं याद करके। तो किस प्रकार का होगा, ये आपका हो जाएगा आधुनिक शिक्षण यानी मॉडर्न। तो ये होगा आपका मॉडर्न मेथड है जो कंप्यूटर बेस्ड। अगला होगा सहपाठी मूल्यांकन, यानी अगर क्लासमेट जो आपके हैं क्लासमेट वो एवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ होगा आपको, क्या आपको आप में डिसिप्लिन रहेगा, या कंपटीशन की भावना रहेगी, या सेल्फ इवेल्युएशन, और क्या रहेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, या टाइम की क्या हो सकती है, बचत होगी। तो इसमें क्या होगा, जब सहपाठी आपका है साथ वाला कोई मूल्यांकन इवेल्युएशन कर रहा है तो आपका एक तरह से सेल्फ इवेल्युएशन, आपको डर नहीं रहेगा कि टीचर कहे चेक करेगा, क्या नंबर देगा या क्या डांटेगा। तो उससे वो आपका सहयोग भी करेगा, बताएगा आपको।
तो ये रहेगा आपका आत्म मूल्यांकन एवं सहयोग, इससे बढ़ जाता है। अगला है कक्षा शिक्षण, यानी जो हम क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें खेल विधि यानी गेम मेथड का मुख्य लाभ क्या है? क्या इससे थकान दूर होती है, याददाश्त मजबूत होती है, मेमोरी, या फिर सीखना रोचक बनता है यानी इंटरेस्टिंग हो जाता है, या फिर डिसिप्लिन आता है बच्चों में? तो हम देखेंगे जब हम खेल मेथड से पढ़ाते हैं क्लास में तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। तो क्या होता है? इंटरेस्ट बन जाता है बच्चों का, तो ये होगा सीखना रोचक बनाता है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी एक विषय वस्तु, हमारे पास कंटेंट होता है, फिर हम क्या करते हैं उसकी एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर वहाँ जाकर डेमो कर देते हैं क्लास में। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों से कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं? उनका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं। सबसे अंतिम चरण होगा मूल्यांकन की बच्चों ने कैसा किया है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।